लगातार नेता विपक्ष बनना उनका तय है, क्योंकि अब जब पूरा रोल रिवर्सल हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, उसमें अब सबसे पहले यह भी देखना होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि अजीत पवार का नाम इसमें सबसे आगे है, सबसे उनका तय है नेता विपक्ष बनने का। अब इसमें भी अगर आप देखें तो दो बड़ी अहम बातें हैं। एनसीपी जो है वो बीजेपी और शिंदे सेना के सामने सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी ताकत बन के खड़ी होगी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो उनका होता है कहीं ना कहीं। और हेमंत जी, मैं आपसे इस बात में फटाफट एक सवाल जवाब चाहता हूं, क्या शिवसेना को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कम से कम लड़ाई करनी चाहिए थी, या उनको लग रहा है कि उनके 16 जो एमएलए बचे हुए हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो भी खतरे में हैं, इस वजह से एनसीपी को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई, जो बाकी विश्लेषक भी कहते रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान जो भी कुछ फायदा जो है वो बीजेपी एनसीपी को है। लड़ाई उनके बीच में ही अब आगे आने वाली है और वही अब कम से कम सदन में भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के पूरे सारे विधायक बोल रहे थे कि एनसीपी ने उनको इनजस्टिस, अजीत दादा पवार ने इनजस्टिस किया है, फंड्स नहीं रिलीज किए और हर एक तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम्स खड़े की। अभी शिवसेना को ये उम्मीद बिल्कुल, मतलब उद्धव जी की शिवसेना को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका हो जाएगा। अभी कोर्ट की लड़ाई बाकी है, वहां जो फैसला होगा वो हम देख लेंगे। उसके बाद वो ये डिसीजन भी रिवर्स हो सकता है। अगर शिवसेना के पास ही ज्यादा विधायक रहेंगे तब ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अभी अगर अजीत दादा ऑपोजिशन के लीडर हो जाएंगे तो अजीत दादा और देवेंद्र जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, सुधीर मुनगंटीवार के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे, मतलब अजीत दादा के संबंध बहुत अच्छे। वो कल का उनका वो स्पीच था, वो पूरे, मतलब कल के पूरे प्रोसीडिंग में सबसे ज्यादा स्पीच उनका हुआ जी। बिल्कुल, बहुत सब लोग हंस रहे थे। लेकिन एनसीपी और बीजेपी का जो एक नाता है, जो फ्रेंडली रिलेशन है, वो भी बाधा बन सकता है। क्योंकि कई मुद्दों पर शायद, मालूम नहीं मुझे, कि अजीत दादा पवार एज एन ऑपोजिशन लीडर अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे तो भरोसा अभी तक नहीं है। क्योंकि ये सत्ता से मिले हुए जो फायदे हैं, या सत्ता से नजदीक में रहते हुए, मतलब देवेंद्र जी से संबंध अच्छे प्रस्थापित करके बारामती के लिए ज्यादा फंड्स मिलेंगे या उनके काम हो जाएंगे, इस तरह का उनका बर्ताव अभी तक रहा है। किसी मुद्दे पे उन्होंने बहुत सारा अटैक किया है। देवेंद्र जी जब चीफ मिनिस्टर पहले थे तब ऐसा मुझे कभी याद नहीं है। अजीत पवार तो अभी भी सोच रहे होंगे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पूरे 5 साल का भी वो हो सकते थे, वो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ी रह गई। शरद पवार ने कदम नहीं रखा होता तो पूरे 5 साल के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी तो उन्होंने कर ली थी। पर संजय जी, मैं ये जो सवाल मैं पूछ रहा था हर्षवर्धन जी से, मैं एक बार आपसे भी उस पर चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, और खास तौर से आदित्य ठाकरे जिस तरीके से एक बदली हुई शिवसेना की बात कर रहे थे कि पुरानी शिवसेना से थोड़ा अलग शिवसेना है, नए जमाने की शिवसेना बना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त उद्धव ठाकरे को? देखिए, बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी की बात से उससे सहमति व्यक्त करूंगा कि भले ही बाला साहब कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ थे और बीजेपी के विषय में भी उन्होंने, उनका सोचना बाद में शायद ये हो गया था कि शायद बीजेपी की भी वो पार्टी नहीं रही। मैं मान सकता हूँ इस बात को, इस बात को मैं सोच सकता हूँ। मगर बाला साहब के विचारों के ऊपर अगर हम चलते हैं तो बाला साहब तो कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहते थे। पर्सनल रिलेशन भले ही उनसे कितने बेहतर रहे हो, मगर राजनीतिक तौर पर तो हमेशा वो उनके ध्रुव विरोधी रहे। तो उनके साथ गठबंधन करने से शिवसेना का सम्मान पूरे देश में, महाराष्ट्र में बहुत घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक सेकंड का विराम दे रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस दोनों विधानसभा पहुंच गए हैं। एक के बाद एक तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा फटाफट आपको बताते रहे खबरें कि उस वक्त की क्या आ रही हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों विधानसभा पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्री दोनों ने विधानसभा में कदम रख लिया है। अब से थोड़ी देर में, यानी कि अब से करीब 19 मिनट बाद, 18 मिनट बाद महाराष्ट्र की असेंबली में, महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। ताकत अपनी दिखाएंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। जो ये पूरी बात चल रही थी कि अगर स्पीकर का 11 तारीख को जो फैसला होगा, कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा, अगर स्पीकर मान लीजिए
उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट के हैं। और अगर एकनाथ शिंदे गुट के बाकी एमएलएस को भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, मान लीजिए सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर सभी 39 एमएलएस को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तब भी सरकार पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी मार्क है तब नीचे आ जाएगा। और अगर मेजॉरिटी मार्क नीचे आ जाएगा तो भी ये मान के चलिए कि यहां पर अगर पूरे के पूरे रेबल जो हैं वो भी हटा दिए जाते हैं तो 125 मेजॉरिटी मार्क होगा। 164 वोट मिले हैं राहुल नावरेकर को स्पीकर बनने के लिए, तो अगर उसमें से आप गुणा घटित करेंगे तो कुल मिलाकर सरकार तब भी बची रह जाएगी और 6 महीने का वक्त होगा फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री को वापस चुन के आने के लिए। पर यह सब उस सूरत में कि 11 तारीख को कुछ फैसला आता है महाआघाड़ी या शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में, तो दोनों नेता पहुंच चुके हैं। विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से मतलब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के कारण हमारी पार्टी को बहुत क्षति पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये स्टेप अब ये लिया गया, जिस तरह से शिंदे जी ने एनसीपी और कांग्रेस से बाहर आकर के सरकार बनाई, तो मुझे लगता है कि अगर मैं तो यही कहूंगा कि उद्धव साहब इसमें सही फैसला लें और कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ें, और कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ करके एक सही निर्णय लें और शिवसेना जिन आदर्शों पर चली हमेशा से उन्हीं आदर्शों पर चलें। क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने 30 साल में 32 साल में अपने साथियों को नहीं बदला, और बदला भी तो फिर कैसे बदला, बिल्कुल ही रंग ही बदल दिया। शिवसेना का जो पूरा असली रंग है वो भी पूरा रंग ही बदल दिया। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसको थोड़ा घुमा के देखें, जो बार बार सुनने में वहां पर भी बात आ रही थी मुंबई में, कुछ लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये उद्धव ठाकरे का ही ऑपरेशन है। वो चाह रहे थे 2.5 साल अपना मुख्यमंत्री हो गया, वापस आ जाएं, अब वो उनका पूरा ऑपरेशन उन्हीं का है। क्या अभी भी कहीं आपको गुंजाइश दिखाई पड़ती है उद्धव सेना और शिंदे सेना को साथ साथ आने की, इकट्ठा होने की? देखिए, ये बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है। उद्धव ठाकरे स्वभाव से जिद्दी हैं और कई बार जो राजनीतिक तौर पर जो व्यक्ति कम समझदार होते हैं उनमें मैं उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को रखता हूं, तो उनकी जिद हमेशा राजनीतिक समझदारी पर भारी पड़ती है, और वही भारी पड़ी है जो शिंदे का इस कदर विद्रोह हो गया। अब इसको एक और बात से आप समझे, ये संभव नहीं है कि जिस परिवार को ये लगता है कि वो पार्टी ही उनकी है, वो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी समझते हैं, वहां एक ऐसा व्यक्ति, और जैसे शिंदे के बारे में कहानियां खूब छपी ना कि वो ऑटो ड्राइवर थे, एक बार तो वो अपने निजी क्षति की वजह से उन्होंने सोचा था कि राजनीति छोड़ देंगे, फिर आनंद दिघे ने उनको मनाया समझाया, फिर वो इतने बड़े नेता बने, कॉर्पोरेटर से यहां तक पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद वो ठाकरे परिवार के सामने सर नहीं उठाते थे। इतने दिनों तक शिंदे का झुका सर देखने के आदि उद्धव और आदित्य ठाकरे ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उन्हें चुनौती दे रहे हैं। 2 बयान आपको याद दिलाता हूं, दोनों बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने पान वाले, रिक्शा वाले और जाने किसको किसको कहां कहां बना दिया मुख्यमंत्री, मंत्री और किस किस पद पर पहुंचा दिया। और अभी ताजा बयान आदित्य ठाकरे का जो है, जो लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद हुआ, उन्होंने कहा कि इनकी हिम्मत नहीं कि हमसे आंख मिला सकें। वो नैतिकता से ज्यादा आदित्य का अहंकार बोल रहा था। उनको लगता है कि यह हमारे घर का गुलाम था, और मैं दूसरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो भाव रखते हैं वो। अब वो कैसे हमारे सामने राजा की तरह खड़ा होगा, सारा संकट ये है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। कल को शिंदे जी के मन में कुछ बदल जाए, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि शिंदे जी अचानक फिर से भक्ति भाव में आ जाए तो बात अलग है, वरना ठाकरे परिवार की तरफ से कोई समझौता नहीं। जो भी आकलन है हर्षवर्धन जी का उद्धव ठाकरे को लेकर या शिंदे जी को लेकर या फिर आदित्य ठाकरे को लेकर, मैं बस एक बार बताना चाहता हूं, उनका खुद का आकलन है, वो उन्हें किस समझ में रखते हैं, वो हर्षवर्धन जी का खुद का आकलन है। लेकिन हेमंत देसाई जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं इस बात को कि यही सवाल को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, क्योंकि वैचारिक तौर पर एकनाथ शिंदे ने ये लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा कि हमारे विचार बिल्कुल अलग थे। लोग ये भी कह सकते हैं 2.5 साल तक आपने सत्ता की मलाई चखी और उसके बाद अब आपको लगा कि आपको जो भी लगा कि अब एक दिन उठकर कि अब बिल्कुल आगे नहीं चल पाएगा, तो इस वजह से आपने अपना बदल दिया और इसके बाद भी अभी आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं।
कितना आसान या मुश्किल होने वाला है इन सभी शिव सैनिकों को वापस अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में जाकर हकीकत का सामना करना? क्या यह मान लिया जाए क्योंकि ये सत्ता में है, सरकार में है, तो ये पूरे के पूरे जो विधायक है, 39 विधायक हैं, ये जब वापस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में पहुंचेंगे तो सारे शिव सैनिक इनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी उनके सपोर्टर्स है वो उनके साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन शिवसेना पार्टी है इसलिए उनको वोट्स मिले, वो ये भी सच है। लेकिन जो लोग मतलब संजय राउत जी वो बोल रहे थे कि शिवसेना की वजह से वो चुन के आए। सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, बस एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि कुछ वक्त कुछ नई तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिंदे गुट में शामिल जितने भी नेता हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और साथ ही साथ इसमें संतोष बांगर भी हैं जो कि कल तक कम से कम उद्धव सेना में थे और अब वो दिखाई पड़ रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं और एक ऑरेंज जो इन्होंने शिवसेना का प्रतिरत्न केसरिया जो एक पटका पहना हुआ है, ये संजय बांगर साहब है, संतोष बांगर, ये दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट में, बिल्कुल एकनाथ शिंदे के पीछे बस में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, एक और कम 40 उस तरफ और 15 इस तरफ। प्रेशर लाया अगर पुलिस विभाग और अमरावती के सीपी अगर जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक और जो संख्या है वो उद्धव ठाकरे से अब हटके एकनाथ शिंदे के लिए बढ़ चुकी है। नाम संतोष बांगर है, शिवसेना विधायक, और ये मूवमेंट तब देखने को मिल रहा है जब कल हमने ऑलरेडी देखा कि स्पीकर के चुनाव में किस तरह से बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत हुई उनके कोलैबोरेशन शिवसेना के साथ, और साथ ही साथ तौर पर गोगावले द्वारा जो है एक नया विप जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जितने शिव सैनिक हैं, पूरी शिवसेना जो पार्टी है, उन सभी को एकनाथ शिंदे को समर्थन देते हुए वोट करना होगा आज के फ्लोर टेस्ट पे, जिसके अंदर वो भी एमएलए शामिल थे जो कि उद्धव ठाकरे को अभी भी समर्थन कर रहे हैं। और यद्यपि वो ऐसा नहीं करते हैं, विप के खिलाफ जाते हैं, तो उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो उसी लीगल एक्शन से बचते हुए, और अब ये साफ हो चुका है कि सीट्स का आंकड़ा और बीजेपी का अलायंस शिवसेना के साथ कंफर्म है, तो कहा जा सकता है कि एक एमएलए आज सुबह निकले हैं तो कई और एमएलए जो है वो भी आगे बढ़ते हुए शिंदे की जो संख्या है वो एमएलए की बढ़ा सकते हैं। अंत में ऐसा ना हो कि अभी कम से कम डबल डिजिट में उद्धव सेना है, वो सिंगल डिजिट में ही रह जाए और उसके बाद सारी लड़ाई जो बाप बेटे हैं यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उनको अकेले ही सारी ये पूरी लड़ाई पार्टी को बचाने की भी लड़नी पड़े।